एमकॉम प्रीवियस ईएफएम में एडमिशन लेने वाले सभी विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को इस महाविद्यालय परिवार में उन सभी का स्वागत। और मैं डॉक्टर राजलक्ष्मी पिटलिया आपके कंपलसरी पेपर इकोनॉमिक एनालिसिस जिसका नंबर 101 है पढ़ाऊँगी, और उसी के बारे में मैंने आपको सिलेबस पोस्ट किया हुआ है, उसका आप सिलेबस देख सकते हैं। उसकी फर्स्ट यूनिट का पीडीएफ, फर्स्ट यूनिट में एक टॉपिक है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो उसका पीडीएफ मैंने आपको शेयर किया है। और पीडीएफ के बाद आज उसी टॉपिक को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस एंड व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। तो देखो, आर्थिक विश्लेषण बेसिकली एक पूरा सब्जेक्ट है, और आर्थिक विश्लेषण को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम इसके दो जो मेन पार्ट हैं कि व्हाट इज़ व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, और समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण ज्ञान की वह शाखा है जिसमें विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे विशिष्ट व्यक्ति या विशिष्ट फर्म या विशिष्ट उद्योग इत्यादि। मतलब एक स्पेसिफिक होना चाहिए, एक विशिष्ट होना चाहिए कि इसकी हमें जानकारी चाहिए या इसकी हमें नॉलेज चाहिए। इसमें अध्ययन की इकाई उपभोक्ता, परिवार, फर्म अथवा उद्योग होती है। व्यष्टि अर्थ विश्लेषण की कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। उसमें पहला जो है वो एंडरसन एंड क्वांट के अनुसार है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तियों एवं व्यक्तियों के ठीक से परिभाषित समूह की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रोफेसर चैम्बरलिन के शब्दों में, व्यष्टि मॉडल पूर्णतः व्यक्तियों पर आधारित होता है तथा अंतर व्यक्तिगत संबंधों का अध्ययन करता है। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार, व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट फर्मों, विशिष्ट परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरियों, आयों, व्यक्तिगत उद्योगों तथा विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन है। गार्डनर एकले ने भी व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा इसी तरह दी है। उनके अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र उद्योगों, उत्पादनों एवं फर्मों में कुल उत्पादन के विभाजन तथा प्रतिस्पर्धी उपयोग के लिए साधनों के वितरण की समस्या का अध्ययन करता है। यह आय के वितरण की समस्या का अध्ययन करता है। यह विशेष वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य निर्धारण से संबंधित होता है। और लास्ट डेफिनेशन है हमारी लेफ्टविच के शब्दों में, व्यष्टि अर्थशास्त्र उपभोक्ताओं, साधन स्वामियों तथा व्यावसायिक फर्मों जैसी आर्थिक इकाइयों की आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है। इस प्रकार उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण अथवा व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध विशिष्ट इकाई अथवा उनके समूह से होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन व्यक्तिगत इकाइयों एवं उनके समूह दोनों का ही होता है, परंतु समूह का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से नहीं होता। ये स्पेशली आपको ध्यान देना है यहाँ कि व्यष्टि का मतलब व्यक्तिगत है और उसके ग्रुप का भी कर रहा है, तो ग्रुप का मतलब संपूर्ण इकोनॉमिक से नहीं होता। उदाहरण के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र में विशिष्ट फर्म का अध्ययन किया जा सकता है अथवा विशिष्ट उद्योग का। जहाँ विशिष्ट उद्योग का अध्ययन करते हैं तब उस उद्योग से संबंधित सभी फर्मों का अध्ययन किया जाता है, परंतु यह विशिष्ट उद्योग संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में उसका बहुत छोटा अंश होता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण का क्षेत्र, स्कोप। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण का संबंध विशिष्ट अथवा व्यक्तिगत इकाइयों से होता है, अतः इसमें विशिष्ट इकाइयों के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सीमांत विश्लेषण व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक आवश्यक यंत्र है और इस पर आधारित सभी नियमों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, जैसे उपभोग के क्षेत्र में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, उपभोक्ता की बचत, उत्पादन के क्षेत्र में विशिष्ट फर्मों और व्यक्तिगत उद्योग की लागतों और आगम, सीमांत उत्पत्ति पर आधारित नियम, विनिमय में विशिष्ट वस्तुओं के मूल्य निर्धारण तथा वितरण में राष्ट्रीय आय को
उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में वितरित करने से संबंधित समस्याओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत निम्नलिखित बातों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें पहला पॉइंट जो स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में साधनों का आवंटन। किसी अर्थव्यवस्था में अल्पकाल में साधनों की मात्रा निश्चित होती है, इसलिए प्रमुख समस्या साधनों को विभिन्न वस्तुओं और साधनों के उत्पादन में आवंटित करने की होती है। साधनों के आवंटन से ही यह निश्चित होता है कि क्या उत्पादित किया जाए, कैसे उत्पादित किया जाए और कितना उत्पादन किया जाए। एक स्वतंत्र पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के विभिन्न साधनों का आवंटन विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं में उत्पादन साधनों के मूल्य पर निर्भर करता है। इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में वस्तु कीमत सिद्धांत तथा साधन कीमत सिद्धांत दोनों का अध्ययन किया जाता है, यानी थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। वस्तु कीमत सिद्धांत हमें यह बताता है कि विभिन्न वस्तुओं जैसे गेहूं, कपड़ा, चाय, दूध, स्कूटर, कार आदि और हजारों अन्य वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतें किस प्रकार निर्धारित होती है। और साधन कीमत सिद्धांत हमें यह बताता है कि राष्ट्रीय आय में भूमि के उपयोग की कीमत लगान, श्रम के प्रयोग की कीमत मजदूरी, पूंजी के प्रयोग की कीमत ब्याज और उद्योग के कार्यों का परितोषण लाभ का निर्धारण किस प्रकार होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें इनकी मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है। वस्तु की मांग उपभोक्ता व्यवहार से प्रभावित होती है और वस्तु की पूर्ति उत्पादन तथा लागत की दशाओं पर निर्भर करती है। इस तरह मूल्य सिद्धांत के दो भाग होते हैं, पहला मांग का सिद्धांत और दूसरा उत्पादन का सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य निर्धारण तथा साधनों के आवंटन का अध्ययन तीन विभिन्न स्थितियों में किया जाता है। पहला, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं और उत्पादकों का संतुलन, एक अकेले बाजार का संतुलन और समस्त बाजारों का एक साथ संतुलन। यानी हम इसको एक सीधी सिंपल से तरीके से यदि इस पॉइंट को समझें तो इस पॉइंट में है कि जो साधनों के आवंटन की समस्या है उसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, वस्तु मूल्य निर्धारण और साधन मूल्य निर्धारण। फिर वस्तु मूल्य निर्धारण में हम दो चीज़ों को डिस्कस करते हैं, एक तो मांग का सिद्धांत और एक उत्पादन लागत का सिद्धांत। और साधन मूल्य में लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ ऐसे किया जाता है। और सेकंड पॉइंट है हमारा साधनों के आवंटन की कुशलता। व्यष्टि अर्थशास्त्र में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि अर्थशास्त्र में कितनी कुशलता के साथ विभिन्न साधनों का व्यक्तिगत उपभोक्ताओं और उत्पादकों के मध्य विभाजन होता है। साधनों के विभाजन की कुशलता कल्याणकारी अर्थशास्त्र से संबंधित है। इसमें उपभोग में कुशलता, उत्पादन में कुशलता तथा उपभोग और उत्पादन में परिपूर्ण कुशलता का अध्ययन सम्मिलित होता है। उपभोग और उत्पादन में कुशलताओं का संबंध व्यक्तिगत कल्याण से होता है और परिपूर्ण कुशलता का संबंध सामाजिक कल्याण से। एक व्यक्तिगत उपभोक्ता का कल्याण अधिकतम तब होता है जब साधनों के किसी भी पुनः विभाजन से वह उपभोक्ता किसी अन्य व्यक्ति को निम्न स्थिति में लाए बगैर स्वयं उच्चतम स्थिति में पहुंच जाए। एक व्यक्तिगत उत्पादक उत्पादन में कुशलता तब प्राप्त करता है जब किसी एक वस्तु के उत्पादन में साधनों के किसी भी पुनः विभाजन से वह किसी अन्य वस्तु के उत्पादन को कम किए बिना इस वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने में समर्थ हो जाए। परिपूर्ण कुशलता सामाजिक कल्याण या पैरेटो अनुकूलतम भी कहलाती है। ये समाज की आर्थिक कुशलता के परिपूर्ण सुधार से संबंधित होती है। एक बार इस स्थिति को प्राप्त कर लेने के बाद यदि साधनों का पुनः विभाजन किया जाए और इससे कुछ वस्तुओं और सेवाओं का कम अथवा अधिक उत्पादन किया जाए तो इससे समाज की कुछ संतुष्टि में कमी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का व्यावसायिक नीति निर्धारण में या व्यावसायिक नीति निर्णयों में क्या महत्व है। इसको हम पॉइंट वाइज पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा अर्थव्यवस्था के कार्यचालन को समझने में सहायक, हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम।
व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था का नियोजन एवं समन्वय करने के लिए कोई भी संस्था नहीं होती। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, कैसे वितरण किया जाए, ये सभी निर्णय बिना किसी बाहरी शक्ति के उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं द्वारा किए जाते हैं। इस प्रकार व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण ये बतलाता है कि स्वतंत्र उद्यम वाली अर्थव्यवस्था किस प्रकार बिना केंद्रीय नियोजन के कार्य करती है और इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि पूर्णतः केंद्रीय नियंत्रित अर्थव्यवस्था का कुशल संचालन असंभव होता है। व्यावसायिक फर्में जब अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली को बलिपकार समझती है तो वे उसी के अनुरूप अपनी नीतियों को निर्धारित करती है तथा उनमें परिवर्तन करती है। दूसरा पॉइंट है सरकारी नीतियों के फर्मों पर प्रभाव एवं सकारात्मक सुधार हेतु प्रयत्न। व्यावसायिक फर्मों द्वारा व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण का उपयोग राज्य की आर्थिक नीतियों का मूल्यांकन करने और उनमें सुधार करने के लिए किया जा सकता है। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के द्वारा अर्थशास्त्री सरकार को उन नीतियों को अपनाने का सुझाव दे सकते हैं जिनके अपनाने से व्यक्तियों के कल्याण को अधिकतम करने के लिए अर्थव्यवस्था में से अकुशलता को दूर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस से हम अध्ययन कर सकते हैं कि सरकार की विशिष्ट नीतियों का विशिष्ट वस्तुओं की कीमतों, विशिष्ट वस्तुओं के उत्पादन तथा मजदूरियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। सरकारी नीतियों के यदि व्यावसायिक फर्मों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं तो व्यावसायिक फर्मों को अपने संगठनों के माध्यम से सरकारी नीतियों में परिवर्तन के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है आर्थिक कल्याण की दशाओं का निरीक्षण। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस का प्रयोग आर्थिक कल्याण की दशाओं का निरीक्षण करने के लिए किया जा सकता है। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण बतलाता है कि आर्थिक कल्याण अनुकूलतम तब होता है जब वस्तु और साधन बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता हो, परंतु व्यवहार में एकाधिकार, अल्पाधिकार तथा एकाधिकारात्मक प्रतियोगिताओं की विद्यमानता के कारण साधनों का अनुकूलतम से बुरा आवंटन होता है और प्राप्त उत्पादन भी अनुकूलतम से कम होता है, अर्थात साधनों का अपव्यय होता है। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस अधिकतम सामाजिक कल्याण को प्राप्त करने में अपव्ययों को दूर करने के लिए अपनाई जाने वाली विधियों का सुझाव देता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा निर्णयों के औजार उपलब्ध करवाना। व्यवसाय के प्रबंधकों को पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्णय के औजार व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण उपलब्ध करवाता है। यह उद्देश्य लागत न्यूनीकरण, लाभ अधिकतमकरण, विक्रय अनुकूलतमकरण तथा दीर्घकाल तक व्यवसाय का बने रहना आदि होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है आंतरिक क्रियात्मक समस्याओं का समाधान। व्यष्टि अर्थशास्त्र फर्म की आंतरिक समस्याओं का विभिन्न विधियों से हल संभव बनाता है। फर्म वस्तुओं के चयन, पैमाने के चयन, उत्पादन तकनीक के चयन आदि का समाधान व्यष्टि अर्थशास्त्र की सहायता से खोज सकती है। सिक्स पॉइंट है मूल्य निर्धारण में सहायक। व्यष्टि अर्थशास्त्र वस्तु मूल्य निर्धारण तथा साधन मूल्य निर्धारण में सहायक होता है। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस फर्म के लाभ को अधिकतम, हानि को न्यूनतम तथा लागत को न्यूनतम करने में सहायक होता है। सातवां पॉइंट है करारोपण की समस्याओं का विश्लेषण। सरकार विभिन्न प्रकार के कर उत्पादन तथा आय पर लगाती है। उदाहरण के लिए उत्पादन पर उत्पादन शुल्क, बिक्री पर विक्रय कर, आय पर आय कर लगाया जाता है। एक व्यावसायिक फर्म इन विभिन्न करों के अपने उत्पादन और विक्रय पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन कर सकती है तथा अपनी नीतियों में आवश्यक परिवर्तन करके इनके बुरे प्रभाव से भी बच सकती है। एट्थ पॉइंट है मांग पूर्वानुमान। एक व्यावसायिक फर्म माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस की सहायता से अपनी वस्तु की मांग का पूर्वानुमान करके उसी के अनुसार उत्पादन की योजना बना सकती है। उसके मांग पूर्वानुमान जितने अधिक वास्तविक होते हैं उसे उतनी ही कम अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। फर्म अपने साधनों पर अनुकूलतम प्रत्यय प्राप्त करने में सफल होती है। नाइन्थ पॉइंट है हमारा लागत एवं उत्पादन विश्लेषण।
व्यावसायिक फर्में माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस द्वारा अपनी लागत और उत्पादन का विश्लेषण करके उनमें वांछित परिवर्तन कर सकती है। आवश्यक होने पर लागत में कमी तथा नियंत्रण के प्रयत्न कर सकती है। उत्पादन विश्लेषण द्वारा महंगे साधनों के स्थान पर सस्ते साधनों का प्रतिस्थापन कर सकती है और कम उत्पादक साधनों के स्थान पर अधिक उत्पादक साधनों को लगा सकती है। 10वां पॉइंट है लाभ नियोजन एवं नियंत्रण। व्यावसायिक फर्मों के अनेक उद्देश्य होते हैं, जिनमें एक प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना होता है। पहले लाभ को अधिकतम करना फर्म का उद्देश्य होता था, परंतु अब संतोषजनक लाभ कमाना फर्म का उद्देश्य होता है। लाभ फर्म की सफलता का परिचायक होता है। फर्मों को लाभ नियोजन और नियंत्रण कार्य में माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस बड़ी सहायक सिद्ध होता है। नेक्स्ट 11वां पॉइंट है भविष्यवाणियों के लिए आधार। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस अपने विशेषज्ञों की भविष्यवाणियों के लिए आधार प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए, किसी समय बाजार में वस्तु की मांग पूर्ति से अधिक होने के कारण मूल्य ऊंचे होते हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि मूल्यों के ऊंचा रहने पर उत्पादकों को अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। परिणाम स्वरूप निकट भविष्य में वस्तु के उत्पादन और पूर्ति में वृद्धि होगी और उसके मूल्य गिरेंगे। इसी तरह सरकारी नीतियों का विश्लेषण करके उनके भावी प्रभावों के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। 12वां पॉइंट है मॉडलों का निर्माण एवं प्रयोग। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में वास्तविक आर्थिक घटनाओं को समझने के लिए मॉडलों का निर्माण और प्रयोग किया जा सकता है। प्रोफेसर लर्नर ने इसको स्पष्ट करते हुए लिखा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र ये समझने की सुविधा देता है कि बुरी तरह से जटिल अस्त व्यस्त असंख्य तथ्यों के लिए व्यवहार के मॉडल बनाकर जो काफ़ी हद तक वास्तविक घटनाओं के समान होते हैं, उनके समझने में सहायक होंगे। इसी समय ये मॉडल अर्थशास्त्रियों को उस कोटि तक व्याख्या करने की सामर्थ्य देते हैं जहाँ तक कि वास्तविक घटनाएं निश्चित आदर्श रचनाओं से विचलित होती हैं, जो पूर्णतः व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करेंगी। इसी प्रकार वे केवल वास्तविक आर्थिक स्थिति के वर्णन में ही सहायक नहीं होते, बल्कि नीतियाँ भी सुझाते हैं, जो कि बहुत अधिक सफलता और बहुत अधिक कुशलता के साथ वांछित परिणाम लाएंगी और ऐसी नीतियाँ और अन्य घटनाओं के परिणामों की भविष्यवाणी करेगी। 13th पॉइंट है हमारा फर्म के प्रबंध की कुशलता का मापन। फर्म का प्रबंध फर्म के विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होता है तो वह कुशल होता है, अन्यथा अकुशल। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस द्वारा फर्म की क्रियाओं का विश्लेषण उसके लक्ष्यों तथा वास्तविक निष्पादन के संदर्भ में किया जा सकता है तथा जिस क्षेत्र में अकुशलता है उसके सुधार के लिए आवश्यक कार्यवाही भी की जा सकती है। और लास्ट पॉइंट है हमारा स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के आर्थिक लाभों का विश्लेषण। इससे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के आर्थिक लाभों का विश्लेषण साधनों के अनुकूलतम आवंटन से प्राप्त लाभों के रूप में संभव होता है। इस प्रकार माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस व्यावसायिक नीतियों के निर्धारण तथा उनमें सुधार हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये सारा हमने आज जो डिस्कस किया वो सारा माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस था कि माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस का मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप, इम्पोर्टेंस क्या है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। आज के लिए इतना ही।